नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नागरिक अस्पताल में निशा और सूरज का पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। 2:20 पर पोस्टमार्टम शुरू हुआ और करीब 1.5 घंटे तक चला। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जय भगवान ने बताया कि निशा को 4 गोलियां लगी हैं, जिनमें से 2 बाजू में, एक छाती में और 1 गोली लगी है। और साथ ही साथ सूरज की अगर हम बात करें, सूरज को 3 गोली लगी है, एक पीछे से मारी गई है। तो वहीं पहलवान निशा और उसके भाई सूरज के शव के पोस्टमार्टम के बाद नागरिक अस्पताल के पीएमओ से बात की हमारे संवाददाता राम सिंह ने। हलालपुर हत्याकांड के बाद जो है पोस्टमार्टम करवाने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारे साथ जो है सिविल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर जय भगवान जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार की गोलियां लगी, कितनी गोलियां लगी? सर, कितनी गोलियां उसके शरीर में थी? दोनों के शव यहाँ रखवाए गए थे। जो निशा है इसके अंदर जो है 4 वुंड मिले हैं हमें। जो पहला है जो स्केल के अंदर है फायर आर्म इंजरी, दूसरा जो है दोनों बाजुओं के ऊपर है और चौथा जो वुंड है वो लेफ्ट चेस्ट के ऊपर है। तो इस तरह से जो 4 गोलियां जो निशा के अंदर हमें रिकवर हुई हैं और 3 गोलियां जो है सूरज के अंदर रिकवर हुई हैं। पहला जो है सूरज के अंदर इंजरी है जो लेफ्ट कान के पास है, दूसरी टंग के अंदर है और तीसरी जो है लेफ्ट बैक के अंदर है। तो इस तरह से इसमें जो सूरज में है 3 जो गोलियां बुलेट हैं हमें रिकवर हुई हैं, तो उनको हमने अभी सील कर दिया है और बाद में अभी इनको हम पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। सर, कोई बुलेट एग्जिट भी थी या अंदर ही थी? नहीं, दोनों के अंदर सिर्फ एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड नहीं है। तो जो निशा के अंदर 4 और सूरज के अंदर 3 जो गोलियां हैं वो हमने रिकवर की हैं और इसको सील करेंगे हम और इसको बाद में अभी पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। सर, विसरा के लिए भी कुछ भेजा गया? हाँ, विसरा के लिए भी डॉक्टर जो है अभी विसरा भी सील कर रहे हैं, तो विसरा को भी हम पैथोलॉजी के लिए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए भेजेंगे। अब सब को परिजनों को सौंप दिया गया? हाँ, बॉडी को हमने हैंड ओवर कर दिया है, परिजनों को और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और वो लेके चले गए। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे जय भगवान, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल। हमसे बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि उनके शरीर में जिस प्रकार से गोलियां लगी हैं, गोलियों को लेकर तमाम प्रकार के जिक्र जो है उन्होंने किया है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह। तो वहीं रेसलर निशा और उसके भाई की हत्या के मामले में पुलिस कातिल कोच समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। एएसपी मयंक गुप्ता के मुताबिक आरोपी कोच निशा से छेड़छाड़ करता था। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। 4 टीमें कल से ही लगी हुई हैं अपराधियों को ढूंढने में। कुछ अपराधियों को एप्रीहेंड किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 लाख रुपए का इनाम अपराधियों पर घोषित किया गया है। ये निर्णय तो प्रशासन का होगा, पुलिस का ये निर्णय। ये भी इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है, जांच चल रही है। अभी तो जो बयान है जो भी विक्टिम है उसकी मदर का, उसके हिसाब से जो पवन कोच है वो उसकी लड़की से छेड़छाड़ किया करता था। तो शायद बाकी अनुसंधान का विषय है, तो आगे चल के ही बताया जा सकेगा कि क्या मूल। तो वहीं रेसलर निशा दहिया और उसके भाई सूरज दहिया की हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस ने आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं पंचायत ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो पूरे मामले पर नजर रखेगी। साथ ही गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पंचायत में विधायक मोहनलाल बाडोली भी पहुंचे, जिन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं रेसलर निशा के घर पर मातम पसरा हुआ है। निशा के पिता ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी कोच न सिर्फ निशा से छेड़छाड़ करता था बल्कि उसे पैसे भी ऐंठता था। पैसा, लोभ, लालच, दुकान बनाना के अकाडमी के नाम पर पैसा ठगना, बच्चों के भविष्य को ताले के अंदर बंद करना, उनको ऊंचे सपने दिखाना, ब्रेन वॉश करना, माँ बाप से वर्खलाप करवाना, ब्रेन वॉश करके जब जितना चाहिए पैसा कमाना, कभी डाइट के नाम पे, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी
किसी चीज़ से, किसी भी कंस्ट्रक्शन के नाम पे, कभी एयर कंडीशनर के नाम पे, और अभी 3-4 महीने से मोलेस्ट भी कर रहा था लड़की को। मेरी दैया का काफ़ी बड़ा गांव है हलालपुर। यहाँ से काफ़ी रेसलर निकले हैं। बड़ा होनहार मैं कहूँगा यहाँ के जो ना बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने जो ना पहले भी किया है। अब ये कोशिश ने जो जंग अपराध किया है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु के लिए जो ना कोई स्थान है, इसका स्थान तो मौत ही है। और मेरे पूरे दैया की मांग है कि भी उसको तो सजाए मौत मिले। फास्ट ट्रैक में उसका जो ना चलान पेश किया जाए, जल्दी से उस पर सुनवाई हो। ये मेरे पूरे गांव का और पूरे दैया का जो ना कहना है। ये बहुत ही बड़ा हादसा हलालपुर गांव में हुआ है और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि ये ना मीडिया में कहने की होती है। और आप भी सामाजिक आदमी हो। आज गांव में जिस प्रकार से रोष है और सच्चा रोष है कि जिसका एक बेटा हो, जिसका बाप सेना में हो, देश की सुरक्षा में लगा हुआ हो, उसके परिवार में ऐसी घटना घट जाए तो उसी बहुत भारी दुख है ये। और उस दुख को देखते हुए यहाँ सारा पूरा पुलिस प्रशासन में प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ आया हूँ। और अभी उनका दाह संस्कार ठीक ढंग से हो जाए और गांव वालों को जिस प्रकार की आशंकाएं हैं वो सारी गांव वालों ने रखी हैं। वो गांव वालों की सारी आशंकाएं, उनका समाधान जो है जल्दी होगा और बहुत ही जल्दी होगा। तो वहीं हरियाणा में 77 नई पुलिस चौकियों को बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकियों में तब्दील किया जाएगा और साथ ही 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इन पुलिस चौकियों के संचालन के लिए हरियाणा सरकार ने 1232 पदों को भी मंजूरी दी है। अंबाला में भी 4 पुलिस चौकियां बनेंगी, जिनकी जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। हरियाणा में 77 नई पुलिस चौकियों को इजाजत दी गई है। 70 इनमें से पहले ही बिना इजाजत के चल रही थी, लेकिन जब इजाजत नहीं होती है तो उसके कर्मचारियों की सैंक्शन भी नहीं होती है। अब मैंने 77 चौकियों को इजाजत दे दी और लगभग 1250 कर्मचारियों की वहाँ पर पोस्टिंग होगी, उसकी भी सैंक्शन मिल गई है। वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने महम सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के नए पेराई सत्र की शुरुआत की। हवन यज्ञ कर और पिराई मशीन का बटन दबाकर सत्र का शुभारंभ किया गया। उन्होंने किसानों से चीनी मिल में साफ सुथरा गन्ना पहुंचाने की अपील की है। किसानों को संबोधित करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि आज हरियाणा में गन्ने का रेट देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब सरकार ने चुनाव के दबाव में गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। अब हरियाणा में गन्ने की अगली किस्त का रेट 362 रुपये और पिछली किस्म का भाव 355 रुपये है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि महम चीनी मिल समेत प्रदेश में 3 मिलों में गुड़ और शक्कर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाने की इस प्रक्रिया में पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी, अब उन कमियों को दूर किया जाएगा। देखो, गन्ना किसानों के लिए सरकार ने जो गन्ने के रेट अभी बढ़ाए हैं वो पूरे देश के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा हैं और इससे पहले भी हरियाणा के ही सबसे ज़्यादा थे। लेकिन अभी पंजाब वालों ने चुनाव के दबाव में जो रेट बढ़ाए उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गन्ने के रेट बढ़ाए हैं और आज 365 रुपये अगेती के, 362 रुपये अगेती के और 355 रुपये पछेती के जो हमारे रेट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और आगे भी अगर दूसरे स्टेट रेट बढ़ाते हैं तो हम भी अपने किसानों का रेट गन्ने का। तो वहीं पलवल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते पलवल जिले के अंतर्गत टीकरी ब्राह्मण गांव में लिंगानुपात की स्थिति बेहद अच्छी हो गई है, जहां पर अब प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1167 लड़कियां हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रसव पूर्व लिंग जांच और कोख में ही कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत सर्वाधिक लिंगानुपात वाले गांव की मेधावी बेटियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस वर्ष ये पुरस्कार टीकरी ब्राह्मण गांव की बेटियों को मिला है। पुरस्कार समारोह का आयोजन तिरुश्री गार्डन में बुधवार को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम वैशाली सिंह ने गांव की बेटी वंदना को पहला पुरस्कार के तौर पर 75,000 रुपये और कविता को 45,000 रुपये, सपना को 30,000 रुपये का चेक भेंट कर सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग
और हरियाणा प्रदेश की सरकार दोनों ही बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार प्रयासरत रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शुभारंभ उन्होंने पानीपत से किया, उसी की वजह से यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता है और धीरे धीरे करके बदलाव भी आ रहा है। जिला पलवल की अगर बात करें तो यहाँ के लिंगानुपात के अंदर सुधार हुआ है। पिछले महीने का यहाँ का लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ 928 रहा है, जो कि पहले कई महीनों के मुकाबले में बेहतर है। हाल ही में ये चेक करवाया कि किस गांव का सेक्स रेशियो जो यहाँ के गांव है उसमें सबसे अच्छा है, तो उनकी एक लिस्ट भी बनवाई गई जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और 3-4 और इम्पोर्टेंट स्थानों पर मिनी सेक्रेटरीट में भी लगाई गई कि जिस गांव के अंदर सेक्स रेशियो एट बर्थ ज़्यादा होगा उसको भी हम उसको ग्रीन जोन में डालेंगे, जो मीडियम में होंगे येलो में, और जो लोग लो जा रहे हैं जिनका काफ़ी कम है उनको रेड में डाला गया। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो बड़े गाँव के अंदर टीकरी ब्राह्मण गांव सामने आया, जिसके अंदर 1167 सेक्स रेशियो यानी कि 1167 बेटियां बेटों के मुकाबले में पैदा हुई, जो कि अपने आप में, और वहां की आबादी भी अच्छी खासी है, 6932 वहां की आबादी है। तो इसी संदर्भ में ये जो सर्वे करा के रिजल्ट निकला, उसी संदर्भ में जो ये फंक्शन किया गया उसमें डीओ के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नाम लिए गए सरकारी स्कूल की टीकरी ब्राह्मण की जो बेटियां हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली बच्चियों को सम्मानित किया गया। रोहतक के किलोई गांव के शिव मंदिर में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने के मामले में किसानों पर 200 किसानों पर मामले दर्ज किए जाने के बाद आज गांव किलोई की 24वीं चौपाल में हुड्डा खाप के 40 गांव की महापंचायत आयोजित की गई। एक हफ्ते भर पहले किसानों ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत करीब 100 नेताओं को बंधक बनाया था। हुड्डा खाप प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा की अध्यक्षता में यह पंचायत हुई। इस पंचायत का मुख्य एजेंडा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस करने की मांग और बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के विवादित बयान पर आपत्ति जताई गई। साथ में हुड्डा खाप ने चेतावनी दी है कि प्रशासन मुकदमे वापस करे, नहीं तो जो भी गिरफ्तार करने गांव में आएगा उसे बंधक बना लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये ऐलान कर दिया पंचायत ने 10 आदमी डीसी के मिलेंगे और फिर डीसी उसकी रिपोर्ट की पूछेंगे। अगर उसने इसका कोई फैसला नहीं होया तो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है पंचायत। अरविंद शर्मा बहुत गलत बोल रहा है हमारी खाप के बारे में। प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, उसके बारे में बहुत गलत बोल रहा है। हाथ काट दूं हम उसका सारा उठा खा बहिष्कार कराएं। आज फैसला ले लिया भाई, हमने को पकड़ना आएगा। हमारे बच्चे पर पहले एसपीडीसी नाट्य दे एफआईआर दर्ज करी है। अगर हमारे बच्चों को पकड़ने आए तो हम उठा खा उनका मतलब बंद करा। उधर फतेहाबाद में किसानों की ओर से खेतों में जमकर पराली जलाई जा रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद एसडीएम खेत में पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। एसडीएम ने मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाकर आग को बुझवाया। वहीं इस दौरान उन्होंने आग जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गाय की पूजा के लिए मनाया जाने वाला गोपाष्टमी का त्योहार प्रदेश भर में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। विभिन्न गौशालाओं और मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में गोपाष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण कृपा गौशाला में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाया। वहीं नारनौल की गोपाल गौशाला में मुख्य आयोजन किया गया, जहां पर हजारों लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने फीता काटकर गौशाला को एक नए वाहन को गायों के लिए चारा और अन्य खाना इकट्ठा करने के लिए रवाना किया और इस मौके पर 5 लाख रुपए अपने निजी कोष से देने की घोषणा की। उधर भिवानी की गौशाला में हवन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने यहाँ पर गायों की पूजा की और इस दौरान हवन यज्ञ में आहुति दी। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं गोपाष्टमी के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रमों की। नारनौल, भिवानी, सिरसा और पिहोवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर कोरोना काल में आशा वर्कर्स के लिए शुरू किया गया 1000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय सरकार की ओर से बंद किए जाने के विरोध में अब आशा वर्कर्स ने प्रदेश भर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस दौरान सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे कोरोना से संबंधित कोई भी काम नहीं करेंगे। आशा वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान का कहना है कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने सबसे ज्यादा काम किया और यही नहीं, लोगों के गुस्से का भी सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन जब एनएचएम कर्मचारियों को कुछ लाभ देने की बात आई तो आशा वर्कर्स को दरकिनार कर दिया गया।
साथ ही कोरोना काल में जो 1000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला सरकार ने लिया था उसे भी अब बंद कर दिया गया है और इसीलिए वे डिमांड करते हैं कि जो अतिरिक्त मानदेय बढ़ाया गया था ये लागू रहना चाहिए। रोहतक, मेवात, चरखी दादरी और भिवानी में आशा वर्कर्स ने मोर्चा संभाला और लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उधर कैथल में डेंगू का कहर अभी भी जारी है। जिले में 24 घंटे में डेंगू के 10 नए केस मिले हैं और नए केस के बाद अब डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 291 तक पहुंच चुका है। बीते दिन 90 बुखार से पीड़ित लोगों की डेंगू से जांच हुई थी और इनमें से 10 गंभीर मरीजों को दाखिल करना पड़ा। सबसे ज्यादा केसेस कैथल शहर में मिले हैं और यहां पर अब तक 199 केस मिल चुके हैं, जो कुल केसों का 68.38% है। इसके बाद कलायत में 28, सीवन में 22 और राजौंद में 18 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। शहर में इतने ज्यादा डेंगू के केस मिलने के बाद भी फॉगिंग नहीं करवाई जा रही। नगर परिषद की ओर से सिर्फ पॉजिटिव केस मिलने वाले क्षेत्र में ही फॉगिंग की जा रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण पूरी तरह से घुल चुका है। यही वजह है कि दीपावली के 6 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली एनसीआर के इलाके में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से ज्यादा रहा। आज भी लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कैथल यानी कि दिल्ली और एनसीआर का पूरा इलाका प्रदूषण की चपेट में है और प्रदूषण यहां पर खतरनाक स्थिति में है। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर सांस लेने में दिक्कत पैदा हो रही है। AQI 360 दिल्ली में दर्ज किया गया है ना, इसलिए थोड़ा आंखों में जलन हो रही है, इसलिए दिक्कत होती है ड्यूटी जाने में भी और जो जलन सी मच रही है आंखों में। आज प्रदूषण ज्यादा लग रहा है। हाँ, आज प्रदूषण ज्यादा लग रहा है। और दिवाली के बाद से ही ज्यादा प्रदूषण। हाँ, दिवाली के बाद से ही ज्यादा है, धुआं सा रहता है। साइकिल चलाते वक्त प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, नहीं प्रॉब्लम तो होगी, आंखों में जलन मचती है। हाँ, प्रॉब्लम तो होती है। अब गरीब आदमी क्या करेगा, जितना कुछ किराया तो है नहीं कि बस में जाए तो साइकिल से अपना किराया बचेगा, अपना ड्यूटी भी करेगा, टाइम से भी पहुंच जाऊंगा। अब तो खराब है मौसम और प्रदूषण ज्यादा लग रहा है। हाँ, ज्यादा है, गले में भी जलन हो रही है, आंखों में भी लगता है। साइकिल चलाने में दिक्कत होती है। हाँ जी, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्या करें, पेट के लिए तो जाना पड़ेगा। आपको लगता है दिवाली में जिस तरह से पटाखे जले उसकी वजह से हुआ है? नहीं, ये तो हर साल होता है, दिवाली से क्या। वहीं फरीदाबाद में भी पोल्यूशन का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सड़कों पर उड़ती हुई धूल भी PM 2.5 और PM 10 को बढ़ा रही है। फरीदाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी निजात मिलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले दीपावली, उसके बाद में भाई दूज, गोवर्धन और अब छठ के पर्व पर जिस तरह से पटाखे चलाए गए, बैन के बावजूद वो तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का वो 450 के से ऊपर पहुंच गया। और हम फिलहाल NH 19 पर खड़े हैं, अजरौदा चौक है, यहाँ तमाम व्हीकल्स निकल रहे हैं। व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है वो भी हवा में घुल रहा है, जिसकी वजह से जो शहर की आबो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन ऐसा शहर में लग रहा है जैसे शाम ढलने को हो, चूँकि जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही हैं। और ऐसे में जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये फरीदाबाद का लगातार बढ़ा है। इसके पीछे एक रीजन और जो सबसे बड़ा बताया जाता है वो PM 2.5 की अगर बात करें तो जो डस्ट है सड़कों पर उड़ने वाली, मैं अगर आपको सड़कों की भी तस्वीर दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए साफ तौर से जो टूटी हुई सड़कें हैं और यहाँ से उड़ने वाली जो डस्ट है वो लोगों के शरीर में सांसों के माध्यम से जा रही है और लोगों को बीमार कर रही है। कुछ लोग भी हैं हमारे यहाँ, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन फरीदाबाद का बढ़ रहा है, क्या कहेंगे, कितना नुकसानदायक है ये? सर नुकसानदायक ही है। देखिए पहले कोरोना आया, कोरोना ने नकाब दे दिया। अब चीज़ें अगर ठीक हो रही है, ना बंदा रनिंग पे जा सकता है, ना साइकिलिंग कर सकता है। आम राह भी चलते हैं अगर, तो कोई जैसे मान लो अगर भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, सांस फूल जाती है, इतनी जल्दी प्रॉब्लम आती है, खांसी, तो दिक्कत ही दिक्कत है। मैं तो सोचता हूँ आज के टाइम पे बंदे को ना गांव की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। हवा जहरीली हो गई है बहुत ज़्यादा सर, इतनी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, मतलब कंजेशन इतना फील होता है ना
तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं जी। सेहत के लिए कितना नुकसानदायक मानते हैं इस तरह का, जब AQI लेवल 450 के ऊपर पहुंच जाए फरीदाबाद का? मैं रिमूव कर सकता हूँ मास्क फॉर टाइम भी? बताइए। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि लंग्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के लिए। इवन समटाइम्स जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, रात को आराम कर रहे होते हैं, तब बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स रेस्ट कर सकते हैं, बट लंग्स एक ऐसा पार्ट है जो थ्रू आउट आपकी लाइफ रन करता है। और आपको पता है कोविड के टाइम में इट इज़ अ वेरी डेंजरस एंड रिलेटेड टू लंग्स डिसऑर्डर ओनली। उसके बाद में ये डबल अटैक है जो अभी PM 2.5 एंड PM 10 लेवल इस मंथ में या इस दिवाली के जस्ट बाद में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, स्पेशली लंग्स पार्ट। Not only we can blame to government, but also as a human being, as a important responsible citizen, अपने को भी बहुत सारा मिनिमाइज करना चाहिए। बहुत सारे लाइक यूसेस ऑफ सम पोल्यूटेड व्हीकल्स, उसका पोल्यूशन रेगुलर चेकअप होना चाहिए। हम लोग मिनिमाइज करें, कुछ ई बैटरी की तरफ में अपने आप को मूव करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल तमाम तरह की जो बता रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं परेशानी है लोगों को इसी वजह से, चाहे लंग्स की बात करें, चाहे जिस तरह से कोरोना गया और उसके बाद में डबल अटैक तक इस पॉल्यूशन को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फरीदाबाद का पॉल्यूशन लेवल का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है, उसके पीछे PM 2.5 और PM 10 भी एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ में जो पटाखे चलाए गए वो भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ग्रेप लागू हो गया है दिल्ली NCR में 15 अक्टूबर से, उसके बाद में नगर निगम, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बाकी तमाम एजेंसी किस तरह से कदम उठाती हैं और इस पॉल्यूशन का लेवल को कम करती हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। चलिए, इसी के साथ ही हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।